एसओपी के आ जाने के बाद अपने आप अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा? क्या अपने आप लीन रिमूव हो जाएगा? कोई भी लेयर 1 2 3 4 5 का कोई भी अकाउंट में फंड आ गया और हमारा अकाउंट फ्रीज हो रहा था, 94106 का उनके पास नोटिस है, 106 की कंप्लाइंस हो रखी है, तो वो पूरे बैंक अकाउंट को आपके को अनफ्रीज नहीं कर सकते आपके सिर्फ एक लेटर के बेस पे। अभी तक ये हो रहा था 1930 पे कंप्लेंट हुई, बल्क में बैंक अकाउंट्स आए और उन सभी को फ्रीज कर दिया जा रहा था, क्योंकि बैंक ऑफिसर मना करता है। तो उसके बाद भी 3 ऑप्शन हमारे पास बचते हैं। आकाश है, आकाश जी आए हैं, इन्होंने एक जीन्स बेची थी, जीन्स का 2000 रुपये इनके पास आया, 90 दिन का टाइम हो गया, किसी ने अमाउंट क्लेम नहीं किया, 2000 रुपये का लीन इनके लिए हटा दिया जाए। बैंक अकाउंट फीस को लेकर एक नई एसओपी आ गई है और एसओपी आए हुए लगभग 2 महीने हो गए हैं। 2 जनवरी 2026 को एसओपी आई और हम ये वीडियो मार्च 2026 में आपके सामने लेके आ रहे हैं। और इस अभी तक संशय ये चल रहा है, 60 दिन लगभग होने को आए, कि क्या इस एसओपी के आ जाने के बाद अपने आप अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा? क्या अपने आप लीन रिमूव हो जाएगा? क्योंकि 90 दिन का उसमें टाइम भी है। हाँ, सही बात है कि 90 दिन का टाइम दे रखा है। 90 दिन में अगर कोई क्लेम नहीं करता है तो आप रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हो और अपने अकाउंट को अनलीन करवा सकते हो। अभी तक अनफ्रीज की बात तो हम कर ही रहे थे, इस वीडियो में हम अनलीन की बात भी आपसे कर रहे हैं, लेकिन अनलीन के बारे में जानने से पहले जो बेसिक प्रोसीजर है फ्रीजिंग और अनफ्रीजिंग का लेके, उसकी हिस्ट्री अगर हम जाने तो हिस्ट्री ये थी कि कोई भी अकाउंट बैंक अकाउंट फ्रीज हो जा रहा था कोई भी फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र हो जाने की वजह से, यानी कोई भी लेयर 1 2 3 4 5 का कोई भी अकाउंट में फंड आ गया और हमारा अकाउंट फ्रीज हो रहा था। बैकग्राउंड ये था कि इसमें हाई कोर्ट्स के ऑर्डर्स ऐसे आए जिसमें डिस्प्यूटेड अमाउंट को होल्ड करके कह दिया गया कि जो भी डिस्प्यूटेड अमाउंट है, जो भी फ्रॉडुलेंट अमाउंट है, आप उसको होल्ड कर लीजिए और पूरे अकाउंट को अनफ्रीज कर दीजिए। अब बात ये आई कि सब अनफ्रीज तो हमारा अकाउंट हो गया, अनलीन कैसे होगा? तो अनलीन के लिए भी एक ग्रीवियांस रिड्रेसल मैकेनिज्म जीआरएम बनाई गई और जीआरएम का ही उल्लेख उस एसओपी में किया गया। सबसे पहले आप ये बात समझिए कि हमारा अकाउंट अगर फ्रीज है तो फ्रीज के लिए आपके पास कितने ऑप्शन हैं। सबसे पहले आप ये बात समझिए कि हमारा अकाउंट अगर फ्रीज है तो फ्रीज के लिए आपके पास कितने ऑप्शन हैं, उसको होल्ड करके हमारे अकाउंट को अनफ्रीज कर दें। अब बैंक के पास भी 2 ऑप्शन, अगर 94106 का उनके पास नोटिस है, 106 की कंप्लाइंस हो रखी है, तो वो पूरे बैंक अकाउंट को आपके को अनफ्रीज नहीं कर सकते आपके सिर्फ एक लेटर के बेस पे। और 10694 क्या है ये आप प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं, डिटेल वीडियोस हमने बना रखी हैं, फिर भी मैं बता देता हूं। 94106 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के 2 सेक्शंस हैं, जिसमें 94 में पुलिस एजेंसीज को पावर दे दी टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट की, सम्मन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट की, आप डॉक्यूमेंट क्लेम कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं किसी भी अकाउंट होल्डर से उस अकाउंट के ट्रांजैक्शंस के रिगार्डिंग। 106 में इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को यानी पुलिस को ये पावर दे दी कि आप किसी भी बैंक अकाउंट को फ्रीज कर सकते हैं विद प्रॉपर रीजंस और मजिस्ट्रेट के साथ जो भी इस ऑर्डर की फोर्थविथ करके कंप्लाइंस जो करने की बात है। अब अभी तक ये हो रहा था 1930 पे कंप्लेंट हुई, बल्क में बैंक अकाउंट्स आए और उन सभी को फ्रीज कर दिया जा रहा था, क्योंकि 1930 की मैकेनिज्म ये थी। अगर 1930 की मैकेनिज्म से आपका कोई भी बैंक अकाउंट फ्रीज है तो बैंक मैनेजर के पास पावर है कि वो आपके अकाउंट को एक एप्लीकेशन लगाकर भी अनफ्रीज कर सकता है। लेकिन कभी कभी कंडीशंस में बैंक ये कह देते हैं कि जी हमें साइबर सेल से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ला के दीजिए या कोर्ट का ऑर्डर ला के दीजिए। अगर बैंक ऑफिसर मना करता है तो उसके बाद भी 3 ऑप्शन हमारे पास बचते हैं। पहला ऑप्शन साइबर सेल की एनओसी, दूसरा ऑप्शन जिस पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट हुई है उसके जुरिडिक्शन का जो भी कोर्ट है वहां से 451, 457 सीआरपीसी और 503, 497 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएस की एप्लीकेशन लगाकर आप रिलीजिंग ऑर्डर अपने अकाउंट का ले सकते हो। पहली दूसरी चीज हो गई है। तीसरी चीज में आप जहां रहते हैं वहां हाईकोर्ट में रिट भी लगा सकते हो। ये प्रॉब्लम्स, ये बैकग्राउंड था और इनके थ्रू अनफ्रीज अकाउंट्स हो रहे थे, कोई रिप्रेजेंटेशन, कोई लीगल नोटिस, इन सब के थ्रू अपने अपने तरीकों से अकाउंट अनफ्रीज हो रहे थे। लेकिन अब ये मैकेनिज्म में बात आई कि चलो अनफ्रीज तो ठीक है, अब अनलीन करवाने के लिए क्या मैकेनिज्म करेंगे? तो अनलीन के लिए ये भ्रामक भी हम कहें इसको या फिर आपके एक्चुअल जानकारी कि साहब 90 दिन में अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा, अनलीन हो जाएगा, सब कुछ हट जाएगा। लेकिन उसमें भी एक बड़ी प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम के साथ साथ आपको मैकेनिज्म अगर आप नहीं समझ पाए तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका अकाउंट कभी अनलीन होगा ही नहीं।
लेकिन अगर आप समझ गए इस मैकेनिज्म को तो आपका अकाउंट अनलीन भी होगा, फ्री भी आप हो जाएंगे। देखिए बात यह है, किसी भी व्यक्ति ने मान के चलो 5 लाख रुपए की कंप्लेंट रेज की। अब दिक्कत क्या आ रही थी, लेयर 1 में किसी ने 5 लाख रुपए ट्रांसफर किए, उसने 2 लाख रुपए ट्रांसफर किए, 2 लाख वाले ने लेयर 3 में इतने किए, ये सब बार बार होता जा रहा था। तो लेयर 1 में 5 लाख का आपने लीन लगा दिया, लेयर 2 में 2 लाख का लगा दिया, लेयर 3 में 1 लाख का लगा दिया, तो फ्रॉड हुआ 5 लाख रुपए का, लीन लगा दिया आपने 8 लाख रुपए का। तो इसलिए ये कहा कि 90 दिन में अगर कोई भी जो भी विक्टिम है जिसके साथ फ्रॉड हुआ वो अपना अमाउंट क्लेम नहीं करता है, अगर क्लेम नहीं कर रहा है 90 दिन के अंदर, तो 90 दिन के बाद आप एक रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हो। और रिक्वेस्ट जनरेशन का जो कारण होगा वो ये होगा कि आपके लिए अलग से पोर्टल बनाया जाएगा, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। आप एक पोर्टल बनाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, बैंक के पास भी एक पोर्टल होगा CFC RMS के अंडर। CFC RMS एक I4C इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर का एक पोर्टल है जो फंड रिकवरी के लिए भी काम आ रहा है और फ्रीजिंग अनफ्रीजिंग की समस्या को लिए इन्होंने एक पोर्टल बना दिया। अब वर्क कैसे करेगा? सबसे पहला काम मान के चलिए, आपके अकाउंट में एक एग्जांपल के साथ बता रहा हूं, आप एक नॉर्मल पर्सन हैं, आप जेन्युइन एक पर्सन हैं, आप शॉपकीपर हैं, आपने 2000 रुपए की जीन्स किसी व्यक्ति को बेची। 2000 रुपए की जीन्स बेचने के बाद लेयर 4 में 2000 रुपए आपके पास आए और आपके अकाउंट में होल्ड लग गया, फ्रीज नहीं हुआ, होल्ड लग गया। आपने 90 दिन तक देखा कोई पैसे को रिकवर करने के लिए कोई नहीं आया। अब आप ये कहते हैं जी 2000 रुपये मेरे थे क्योंकि मैंने तो जीन्स दे दी, अब मुझे ये पैसे वापस मिलने चाहिए। आपके पास बिल भी नहीं है, नॉर्मल शॉपकीपर्स के पास बिल भी नहीं होता है, बस आपके पास वो पेमेंट की डिटेल है जिस व्यक्ति ने पेमेंट किया। आप ये क्लेम करते हैं अपने 2000 रुपयों को वापस लेने के लिए। आप बैंक जाते हैं, बैंक में एक रिक्वेस्ट फॉर्म आपको जनरेट करना पड़ेगा। जो बैंक मैनेजर या ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म का जो ग्रीवेंस ऑफिसर है उस बैंक का जो CFC RMS पोर्टल को चला रहा है, वो एक रिक्वेस्ट जनरेट करेगा टू द कंसर्न IO इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ऑफ योर केस। उस केस में मान के चलिए आपका 5 लाख रुपए का फ्रॉड होता है। 5 लाख रुपए के फ्रॉड में लेयर 4 में आपके पास 2000 रुपए आए, तो आपको एक रिक्वेस्ट जनरेट करनी है बैंक में जाके। बैंक ने रिक्वेस्ट जनरेट की, IO के पास आपकी रिक्वेस्ट गई। जैसे ही IO के पास आपकी रिक्वेस्ट जाती है, बैंक सबसे पहला काम करेगा EDD को चेक करने का, एनहांस ड्यू डिलीजेंस, यानी आपके अकाउंट पर म्यूल का फ्लैग तो नहीं लग रहा, आपके अकाउंट पे कोई और दिक्कत तो नहीं है। जैसे ही आपने रिक्वेस्ट जनरेट की, 7 दिन का टाइम बैंक लेगा। EDD को चेक कर लिया, EDD को चेक करने के बाद ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म का जो पार्ट है, जो पोर्टल है, उसमें एक रिक्वेस्ट जनरेट करेगा कि साहब ये व्यक्ति आए हैं, मान के चलिए आप कोई वीडियो देख रहे हैं, आपका नाम आकाश है, आकाश जी आए हैं, इन्होंने एक जीन्स बेची थी, जीन्स का 2000 रुपये इनके पास आया, 90 दिन का टाइम हो गया, किसी ने अमाउंट क्लेम नहीं किया, 2000 रुपये का लीन इनके लिए हटा दिया जाए। वो जैसे ही उन्होंने ग्रीवेंस जनरेट की, वो जाएगी डायरेक्ट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास, कंसर्न जो उस पुलिस स्टेशन का है, उस पर्सन को भी मिलेंगे आपको 15 दिन का टाइम। 15 दिन के टाइम में वो जैसे ही ग्रीवेंस उन्होंने देखी, 15 दिन के अंदर अब क्या क्या चीज़ें होंगी। 15 दिन के अंदर होने वाली चीज़ों में सबसे पहले IO इशू करेगा नोटिस अकाउंट होल्डर के पास, यानी आप आकाश हैं, आपका अकाउंट है, आपने 2000 रुपये का आपके अकाउंट में लीन है जो जीन्स बेचा था आपने। 15 दिन के अंदर एक नोटिस चला गया आपके पास कि साहब आप अपना एक्सप्लेनेशन दे दीजिए। आप अपना एक्सप्लेनेशन देंगे बाया ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म और बाया बैंक, और आपके पास भी एक पोर्टल दिया जाएगा, पोर्टल के थ्रू भी कर सकते हैं। अब 3 लोगों की इसमें मीटिंग होगी, वर्चुअल मीटिंग होगी, VC होगी, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस होगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी। होगा इसमें यह कि आपका बैंक मैनेजर, आप और जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, क्योंकि बैंक मैनेजर आपके बारे में क्या कहता है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी डिपेंड करता है। उसके बाद इन तीनों की वर्चुअल मीटिंग होने के बाद अगर IO आपसे सेटिस्फाइड है तो एक रिमार्क जनरेट करेगा। रिमार्क जनरेट करने के लिए वो खुद इन्वेस्टिगेशन को प्रोसेस करेगा, और इनका एक पोर्टल है समन्वय पोर्टल। समन्वय पोर्टल, अब 3 पोर्टल इसके पास हुए। पहला पोर्टल जो हुआ वो बैंक के पास हुआ, दूसरा पोर्टल फंड रिकवरी के लिए आपके पास हुआ, तीसरा पोर्टल हुआ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास समन्वय पोर्टल। समन्वय पोर्टल में सारे ऑफिसर्स एक साथ हैं। मान के चलिए बैंक से वेरीफाई कर लिया, ठीक है जी, आकाश एक जीन्स बेचा था 2000 रुपये का, और जीन्स बेचने के लिए इन्होंने लीन हटवाने के लिए, होल्ड हटवाने के लिए हमारे पास आए हैं, ठीक है, पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज, वो आपके कंसर्न नियरेस्ट पुलिस स्टेशन से भी वेरीफाई करेगा कि ठीक है साहब, ये आपके जुरिडिक्शन में पर्सन रहता है, ये होल्ड हटवाना चाहता है, इनकी कोई गलती है या नहीं। अब इसके बाद रिक्वेस्ट जनरेट हुई। रिक्वेस्ट जनरेट होने के बाद समन्वय पोर्टल का काम किया, इन्वेस्टिगेशन 15 दिन में कंप्लीट हो गई। अब उसको रिमार्क लगाना है उस पोर्टल पर
जो पोर्टल है आपको दिया है, बैंक को दिया है और खुद ऑफिसर के पास है कि साहब आप सेटिस्फाइड हैं तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। सेटिस्फाइड अगर हैं तो एक रिक्वेस्ट वो भेज देगा, इनका लीन रिमूव कर दिया जाए, अनहोल्ड कर दिया जाए, अनफ्रीज कर दिया जाए। अब बात आई सेटिस्फाइड नहीं है साहब, हम तो सेटिस्फाइड नहीं है, तो ये आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी कि आपकी जो एक्सप्लेनेशन आपने दी 2000 रुपये के हटाने के लिए, उससे आई हो सेटिस्फाइड नहीं है। अब ये क्यों नहीं होगा, किन केसेस में नहीं होगा? मान के चलिए आकाश एक शॉपकीपर है जो जीन्स भी बेचता है और गेम भी खेलता है। जो 2000 रुपये आए वो गेम खेलने के लिए आए और वो कह रहा है जी मैंने तो जीन्स बेचकर ये पैसा लिया। अगर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को ये पता है कि किसी गेमिंग अकाउंट से 2000 रुपये आए हैं तो वो आपके अकाउंट के होल्ड को नहीं हटाएगा, आपको भेज दिया जाएगा। अब बात आई, इसमें भी आकाश दो तरीके का हो सकता है। एक तो ये कह दे जी कोई बात नहीं 2000 रुपये पड़ा है, पड़ा रहने दो। दूसरा ये कहे नहीं मेरा 2000 रुपये मेरे को चाहिए, 2000 की जगह 2 लाख 5 लाख भी हो सकता है। मेरे को 2000 रुपये है भाई साहब, मेरे को चाहिए। इसमें चाहिए होने के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंस ऑफिसर के DRO के पास आपको कंप्लेंट रेज करनी पड़ेगी। उसके लिए भी आपको आपके पोर्टल में ऑप्शन मिलेगा। इसके पास भी 15 दिन का टाइम है। DGO के पास, डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंस ऑफिसर के पास, ये भी अपनी इन्वेस्टिगेशन देखेंगे। अगर ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो IO ने जो ऑर्डर किया कि साहब ये मैं इसलिए रिजेक्ट कर रहा हूँ, इसको इसलिए हम 2000 रुपये नहीं देना चाहते, अगर वो उनकी जांच पड़ताल से सहमत हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो आपके उसको रिजेक्ट कर देंगे। अगर वो असहमत हैं तो वो खुद इन्वेस्टिगेशन करेंगे, खुद इन्वेस्टिगेशन करके आपके होल्ड को हटा देंगे। अब इसमें भी दो चीज़ आई, आपका होल्ड हट गया या आपका होल्ड नहीं हटा। अगर आपका होल्ड नहीं हटा है तो आप स्टेट ग्रीवेंस ऑफिसर के पास कंप्लेंट डाल सकते हो कि साहब डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंस ऑफिसर के हम आदेश से संतुष्ट नहीं है, आप हमारा होल्ड हटवाइए। स्टेट ग्रीवेंस ऑफिसर भी अगर ये ऑर्डर पास कर देता है जी हम भी संतुष्ट नहीं है क्योंकि हमारे ही ऑफिसर ने किया है, हम भी DRO के ऑर्डर से सेटिस्फाइड है, हम नहीं हटा रहे हैं आपका होल्ड, देन यू कैन मूव टू द कोर्ट। यही ऑप्शन है कोर्ट जाने के लिए। अब बात आई कि साहब ये तो एक नया लफड़ा पैदा हो गया, ये जो पूरा प्रोसेस दिखा रखा है। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि एक तो ये नई परेशानी हो गई कि साहब मैं पहले बैंक के पास जाऊं, फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास जाऊं, फिर डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंस ऑफिसर के पास जाऊं, फिर स्टेट ग्रीवेंस ऑफिसर के पास जाऊं, फिर डायरेक्ट कोर्ट में जाऊं 2000 रुपये के लिए। और मेरा 2000 रुपये का लॉस है जी, मैंने तो जीन्स बेचा था, कुछ भी बेचा था, लेकिन मैकेनिज्म यही बनाई गई। तो 90 दिन में होल्ड हटाने के लिए भी आपको बैंक में रिक्वेस्ट फॉर्म जनरेट करना पड़ेगा, EDD बैंक चेक करेगा, ये सारी कहानी। और दूसरा जो तरीका है वो सबसे बेस्ट तरीका क्या है जी? बेस्ट तरीका ये है कि आप डायरेक्ट या तो कोर्ट में रिट लगा सकते हो उस ऑर्डर के अगेंस्ट में कि साहब आपने किसी ने 1930 पे कंप्लेन की, 1930 पे कंप्लेन करने, क्योंकि चलो इन्होंने ये कह दिया अब हम फ्रीज नहीं करेंगे अकाउंट्स को, फ्रीज तो होंगे भी नहीं आपके अकाउंट, और जो भी फ्रीज हैं वो हाई कोर्ट में रिट पिटीशन लगा के या नोटिस से या रिप्रेजेंटेशन से या आप वहाँ जाके भी करवा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बात आई कि साहब ये लीन कैसे हटेगा, क्योंकि लीन अमाउंट हटाने की भी प्रॉब्लम। तो अभी तो ये पोर्टल शुरू नहीं हुआ है, जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं हो सकता है 15 दिन 20 दिन या 25 दिन, और सरकार है साहब 6 महीने भी लगा दे, लेकिन मैकेनिज्म ये होने वाली है। अब आप देखिए कि आप अपने लीन को, अपने फ्रीज को, आप इस प्रॉब्लम से कैसे सॉल्यूशन पाना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है ये प्रोसेस बहुत स्मूथ भी हो जाए। हो सकता है आपका फर्स्ट लेवल पे, IO के लेवल पे ही आपका होल्ड हट जाए, आपने रिक्वेस्ट जनरेट की, आपका होल्ड हट गया, हो सकता है होल्ड ना भी हटे। तो इसलिए एक चीज़ और आपको देखनी है कि बैंक के पास नोटिस क्या आया है होल्ड लगाने का। अगर 94(168) का नोटिस नहीं है तो आपका होल्ड भी लगाना इलीगल है। अब 94(168) है क्या? 168 इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, 168 BNSS। ये BNSS क्या है जी? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एक कानून है जिसमें क्रिमिनल ट्रायल्स और क्रिमिनल केसेस में प्रोसेस कैसे करेगी कोर्ट, उस चीज के लिए कानून बना रखा है जी। अब बात आई कि 168 में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को ये पावर दे दी, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को ये पावर दे दी टू प्रिवेंट द कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी इनिशियल लेवल पे हम कॉग्निजेबल ऑफेंस, अपराधों को रोकने के लिए इस सेक्शन का हम यूज कर सकते हैं विद 94 BNNS। मतलब समन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट। समन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है जी? कि आप इस अकाउंट को होल्ड कर दो क्योंकि हमारे पास 168 है, प्लस आप डॉक्यूमेंट लेके आ जाओ, इसके लिए हमने सम्मन दे दिया। ये अगर नोटिस नहीं है, डायरेक्ट 1930 से हुआ है, तो आप डायरेक्ट भी मेल रिप्रेजेंटेशन से आप अपना अकाउंट
हट से होल्ड हटवा सकते हो और फ्रीज भी हटवा सकते हो, कोर्ट में भी जा सकते हो। क्योंकि कोर्ट में अगर कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी कुछ भी अगर आपको लगता है ये इलीगल काम हुआ है, विद ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं हुआ, पूरी कानून की प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया, तो आप डायरेक्ट भी कोर्ट जा सकते हो। कोर्ट जाके आप अपनी चीज़ों को करवा सकते हो। हर व्यक्ति के लिए बाउंडेशंस हैं, उस अकाउंट होल्डर के लिए भी, उस बैंक मैनेजर के लिए भी, उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के लिए भी, कि आपको काम किस तरीके से करना है। क्योंकि ये पूरा पोर्टल सिस्टम है, सब कुछ ऑनलाइन है, हर चीज़ में रिमार्क डलने वाला है। मुझे ऐसा लगता है, अगर आप मेरा पर्सनल व्यू माने, तो शायद ये प्रक्रियाएं टफ हुई हैं, इजी भी हुई हैं। इजी उन लोगों के लिए हुई हैं जिनके पास प्रॉपर बिलिंग है, जिनकी कोई गलती नहीं है, जो बिल दिखा सकते हैं, जिनके पास प्रूफ है, उनके लिए प्रक्रियाएं आसान हैं। लेकिन जिनके पास बिल नहीं है, अनाप शनाप एंट्रीज हैं, उनको नहीं पता पैसा कहाँ से आ रहा है, वो जेन्युइन पर्सन भी हो सकता है। जैसे मान के चलो गोलगप्पे वाला ही है, अब गोलगप्पे वाला थोड़ी ना बिल देगा साहब 20 रुपए के गोलगप्पे खिलाने के। मुझे ऐसा लगता है इस प्रक्रिया के थ्रू उसकी प्रोसेस टफ हो जाएगी, क्योंकि गोलगप्पे वाला कहाँ से प्रूफ दे देगा। आईओ विल वेरीफाई, उसको बैंक भी जाना पड़ेगा। वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के लिए कह दिया, वो कैसे वर्चुअल कॉन्फ्रेंस करेगा। अभी महीना भर लग जाएगा लगभग इस प्रोसेस को रेगुलाइज होने में। जो हमारा अनुमान है, सरकार है 1 दिन में भी कर सकती है और 1 साल में भी कर सकती है। लेकिन जब तक ये प्रक्रियाएं चल रही हैं, आप अपने तरीकों से अपने होल्ड, लीन, अनफ्रीज ये सब करवाएं। इसके बाद इसी प्रक्रिया से आपके अकाउंट अनफ्रीज, अनलीन और इस तरीके से होंगे, और इन्हीं चीज़ों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। गेमिंग ट्रेडिंग वाले जो लोग हैं, जिनके अकाउंट में गेमिंग ट्रेडिंग की वजह से पैसा आया है, इस मैकेनिज्म के आ जाने की वजह से शायद कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम क्रिएट उनके लिए हो जाए। तो आप जैसे भी आपको लगता है, फटाफट अपनी समस्याओं का सॉल्यूशन आप करवा सकते हैं। आप कोर्ट जा सकते हैं, आप डायरेक्ट साइबर सेल से बात कर सकते हैं, आप बैंक में एक एप्लीकेशन देके अपने अकाउंट्स को अनफ्रीज करा सकते हैं। क्योंकि बैंक मैनेजर्स भी आजकल ये पता है कि छोटे मोटे ट्रांजेक्शन के लिए बैंक अकाउंट फ्रीज करना बिना बात का राइट्स का उल्लंघन है, और बिना किसी कारण से किसी को परेशान करना भी। जिनके अकाउंट में अनयूजुअल ट्रांजेक्शन्स हैं, जो म्यूल्स हैं, उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। क्योंकि म्यूल, इनके पास एक टूल है म्यूल हंटर करके, जो आरबीआई का खुद का टूल है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ये आजकल म्यूल अकाउंट्स को फाइंड आउट करते हैं। क्योंकि जनरल मेंटेलिटी ये होती है इंसान की कि साहब उसको पता है कि मेरे पास जो फंड आ रहा है वो कहीं ना कहीं से गलत पैसा है, लेकिन वो उसको डिफेंड करता रहता है। वो कहता है जी अगर कोई बात आ गई तो मैं कह दूंगा कि साहब मेरे पास ऐसे आया, मैं बिल दे दूंगा, मैं ये दे दूंगा, वो दे दूंगा। तो भाई साहब इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज बेवकूफ़ तो है नहीं, सब कुछ उनको पता है। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिए इन चीज़ों पे। जो भी हमारा फैमिली है, यूट्यूब की परिवार है, उनसे सभी से मेरा निवेदन यही है कि आप अपने चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिए। इस तरीके के ट्रांजेक्शन्स ना करें जो आपको लगता है कि ये गलत भी हो सकता है। बचें इन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से, इस फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन से। और अगर हो भी गया है तो आप परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर समस्या है तो उसका समाधान भी है, और समाधान के लिए मुझे जो लगता है कि एक कोई साइबर लॉयर हायर करना, साइबर एक्सपर्ट हायर करना, चक्कर काटने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको खुद को नॉलेज कितनी है, आप खुद कितना ज्ञान ले सकते हैं। जो भी वीडियोस चाहे हम बनाएं चाहे कोई और बनाए, आप वीडियोस को देखिए और समझिए और खुद पढ़िए। आजकल तो पढ़ाई के लिए आप खुद उनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को पढ़िए। मान के चलिए आरबीआई के म्यूल अकाउंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो म्यूल अकाउंट्स के लिए उनकी गाइडलाइंस है ना कि म्यूल अकाउंट्स कौन से होंगे। आपको लगता है कि मैं उस कैटेगरी में नहीं आता तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। यही तरीका है इन सब चीज़ों से निकलने का, बचने का। क्योंकि जो भी ऐसे भी हमारे पास तो आजकल ऐसे ऐसे केसेस आते हैं कि कोई व्यक्ति व्यापारी है, अपना व्यापार कर रहा है, उसको नहीं पता यार उसके अकाउंट में फंड आ गया। व्यापारी बिना बात के परेशान है। एक टैक्सी वाला था, टैक्सी वाले के साथ क्या हुआ, किसी ने उसकी टैक्सी बुक की। टैक्सी बुक करने के बाद कोई व्यक्ति, ये केली केस आया हमारे पास, टैक्सी बुक करने के बाद उसको व्यक्ति ने 5,000 रुपये ट्रांसफ़र किए। वो वहाँ चला गया कि ठीक है सर मैं आ जाता हूँ। वो वहाँ जाने के बाद वो कहता है कि यार मेरे को तो कोई अर्जेंट काम आ गया, आज मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, आप मेरे 5,000 रुपये वापस कर दो। उसने कहा सर 5,000 तो नहीं, मेरा आने जाने का पेट्रोल डीजल कुछ लगा है, तो मैं इसमें 500 काट के जमा करा देता हूँ आपको। वो व्यक्ति इसी चीज़ पे बहस हो गई, नहीं तुम 500 नहीं काट सकते, आपका तेल तो 100 रुपये का खर्च हुआ है, डीजल तो 100 रुपये का खर्च हुआ है। इस तरीके की बातें हुई। उस व्यक्ति ने 5,000 रुपये की कंप्लेंट करवा दी टैक्सी वाले के अकाउंट में।
फ़ोन पे नंबर से किया था ट्रांसफ़र, तो फ़ोन पे नंबर भी उसका ब्लॉक हो गया, यानी मोबाइल नंबर ही ब्लॉक हो गया। अब टैक्सी वाले के साथ प्रॉब्लम ये कि साहब मेरा 15 साल से मैं इसी नंबर से काम कर रहा हूँ, जो भी मेरे कस्टमर से सब मेरे नंबर पे इसी नंबर पे कॉल करते हैं, अगर यही बंद हो गया है तो मैं कैसे काम करूँगा। तो मोबाइल नंबर ब्लॉकिंग की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इस तरीके की चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें अपन को समझनी है, और ये सारी चर्चा केसेस वगैरह इसलिए बताए, चलो हम तो 24 घंटे यही काम करते हैं, साइबर के केसेस ही डील करते हैं, साइबर की नई नई प्रॉब्लम्स आती हैं, हजारों स्टोरियां मैं आपको सुना सकता हूं। लेकिन काम की बात यह है कि आप इस पूरी प्रोसेस को समझें कि जिन लोगों के साथ भी प्रॉब्लम है वो अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन खुद कैसे कर सकते हैं। उसके बाद तो आपके पास ऑप्शंस हैं, जैसे वो होता है ना कि अगर फीवर है छोटा सा तो आदमी कंट्रोल करता है, जैसे कोई खांसी हो गई अदरक भी खाता है, लौंग भी खाता है, कोई और भी चीज़ें करता है। तो बेसिक मेजरमेंट तो आप सीखें। उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं संभल रही है आपसे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आप किसी लॉयर के पास जा सकते हैं, किसी ऑफिसर के पास जा सकते हैं, आप बैंक मैनेजर से बात कर सकते हैं, सारी चीज़ें हैं। लेकिन आप खुद एक बार समझने का प्रयास करें। इसके साथ साथ मैं चाहूँगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट और ये सारी प्रक्रियाएं प्लीज़ आप कर दीजिए, क्योंकि इन्हीं सी चीज़ों से हमें मोटिवेशन मिलता है। हम कोशिश करते हैं हर दिन कि नया कंटेंट आपके लिए लेके आएँ, नई चीज़ें आपके लिए बनाएं, और वो तभी हो पाता है जब आप हमें प्यार, मोहब्बत, प्रेम, प्यार, सपोर्ट वगैरह सब ये देते हो, उसके बाद ही हम ये सब कर पाते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।